तो वह रोज यहाँ आती है और मेरे कंधों और पीठ पर 100 कोड़े इतने जोर से मारती है और मेरा मजाक उड़ाकर कहती है कि दुष्ट, तू तो 4 द्वीपों का नरेश है, फिर अपने को इस अपमान और दुर्दशा से क्यों नहीं बचाता। अमरलता ने कहानी जारी रखते हुए कहा कि इतना वृत्तांत बताने के बाद काले द्वीपों के नरेश ने दोनों हाथ आकाश की ओर उठाए और बोला, हे सर्वशक्तिमान परमात्मा, मैं हर परिस्थिति में तुझे धन्यवाद दूंगा। मुझे तेरी दयालुता और न्यायप्रियता से पूर्ण आशा है कि तू एक न एक दिन मुझे इस दारुण दुख से अवश्य छुड़ाएगा। वहां आने वाले खोजकर्ता शासक ने जब यह सारी कहानी सुनी तो उसे बड़ा दुख हुआ और वह विचार करने लगा कि इस निर्दोष नरेश का दुख कैसे दूर किया जाए और उसकी कुलटा रानी को कैसे दंड दिया जाए। उसने उससे पूछा कि तुम्हारी निर्लज्ज रानी कहाँ रहती है और उसका अभागा प्रेमी जिसके पास वह रोज जाती है वह शोकागार कहाँ है। जवान नरेश ने उससे कहा कि उस शोकागार का एक रास्ता इस कमरे के नीचे से होकर भी है जहाँ इस समय हम लोग हैं। वह जादूगरनी कहाँ रहती है यह बात मुझे ज्ञात नहीं है, किंतु प्रति दिवस प्रातः काल वह मेरे पास मुझे दंड देने के लिए आती है और मेरी मारपीट करने के बाद फिर अपने प्रेमी के पास जाकर उसे कोई अरक पिलाती है जिससे वह जीवित बना रहता है। आगंतुक शासक ने कहा, तुम अधिक चिंता न करो, मैं तुम्हारे दुख के निवारण का भरसक प्रयत्न करूंगा। इसके बाद आगंतुक शासक उसी कक्ष में सो गया, क्योंकि रात का समय हो गया था। बेचारा काले द्वीपों का नरेश उसी प्रकार बैठा रहा और जागता रहा। स्त्री के जादू ने उसे लेटने और सोने के योग्य ही नहीं रखा था। दूसरे दिन तड़के ही आगंतुक शासक गुप्त मार्ग से शोकागार में प्रविष्ट हो गया। शोकागार में सैकड़ों स्वर्ण दीपक जल रहे थे और वह ऐसा सजा हुआ था कि शासक को अत्यंत आश्चर्य हुआ। फिर वह उस स्थान पर गया जहां घायल अवस्था में रानी का प्रेमी पड़ा हुआ था। वहां जाकर उसने तलवार का ऐसा हाथ मारा कि वह अधमरा आदमी तुरंत मर गया। शासक ने उसका शव घसीटकर पिछवाड़े बने हुए एक कुएं में डाल दिया और शोकागार में वापस आकर नंगी तलवार अपने पास छुपाकर रानी के प्रेमी की जगह खुद लेट गया ताकि रानी के आने पर उसे मार सके। शोकागार में आई और शासक के सम्मुख, जिसे वह अपना प्रेमी समझी थी, बैठकर विरह व्यथा कहने लगी। वह बोली, प्रियतम, मैं कितनी अभागी हूँ कि मैं तुझे अत्यंत चाहती हूँ और तू है मुझसे तनिक भी प्रेम नहीं करता। शायद तू चाहता है कि अपनी चुप्पी से ही मुझे इतना व्यथित कर दे कि मैं तड़प कर मर जाऊं। भगवान के लिए अधिक नहीं तो एक बात तो मुझसे कर ले कि मेरे दुखी मन को सांत्वना मिले। आगंतुक शासक ने ऊँघते हुए कहा, तुम इस योग्य नहीं हो कि तुमसे बात करूं या तुम्हारे किसी प्रश्न का उत्तर दूं। रानी बोली, प्राण प्रिय, मुझसे ऐसा क्या अपराध हुआ है जो तुम ऐसा कह रहे हो। आगंतुक शासक ने कहा, तुम बहुत जिद्दी हो, किसी की नहीं सुनती, इसलिए मैंने कुछ नहीं कहा। अब पूछती हो तो कहता हूँ, तुम्हारे पति के रात दिन चिल्लाने से मेरी नींद हराम हो गई है। अगर उसकी चीख पुकार न होती तो मैं कब का अच्छा हो गया होता और खूब बातचीत कर पाता। लेकिन तूने एक तो उसे आधा पत्थर का बना दिया है और फिर उसे रोज इतना मारा भी करती है। वह कभी सो नहीं पाता और रात दिन रोया और कराहा करता है और मेरी नींद भी नहीं लगने देता। अब तू खुद ही बता, क्या तुझसे बोलूं और क्या बात करूं। जादूगरनी ने कहा कि तुम क्या यह चाहते हो कि मैं उसे मारना बंद कर दूं और उसे पहले जैसी स्थिति में ले आऊं? अगर तुम्हारी खुशी इसी में है तो मैं अभी ऐसा कर सकती हूँ। प्रेमी बने हुए आगंतुक शासक ने कहा कि मैं सचमुच यही चाहता हूँ कि तू इसी समय जाकर उसे दुख से पूरी तरह छुड़ा दे ताकि उसकी चीख पुकार से मेरे आराम में विघ्न न पड़े। रानी ने शोकागार के एक कक्ष में जाकर एक प्याले में पानी लेकर उस पर कुछ मंत्र फूका कि वह उबलने लगा। फिर वह उस कक्ष में गई जहाँ उसका पति था और उस पर वह पानी छिड़ककर बोली,
यदि परमेश्वर तुझसे अत्यंत अप्रसन्न है और उसने तुझे ऐसा ही पैदा किया है तो इसी सूरत में रह, किंतु यदि तेरा स्वाभाविक रूप यह नहीं है तो मेरे जादू से अपना पूर्व रूप प्राप्त कर ले। रानी के यह कहते ही वह जवान नरेश अपने असली रूप में आ गया और प्रसन्न होकर उठ खड़ा हुआ। रानी ने कहा कि तू खैरियत चाहता है तो फौरन यहाँ से भाग जा, फिर कभी यहाँ आया तो जान से मार दूंगी। वह बेचारा चुपचाप निकल गया और एक और इमारत में छुपकर देखने लगा कि क्या होता है। रानी वहां से फिर शोकागार में आई और प्रेमी बने हुए आगंतुक शासक से बोली कि जो तुम चाहते थे वह मैंने कर दिया, अब तुम उठ बैठो जिससे मुझे चैन मिले। आगंतुक शासक प्रेमी जैसे स्वर में बोला, तुमने जो कुछ किया है उससे मुझे आराम तो मिला है, लेकिन पूरा आराम नहीं। तुम्हारा अत्याचार अभी पूरी तरह से दूर नहीं हुआ है और मेरा चैन अभी पूरा नहीं लौटा है। तुमने सारे नगर को उजाड़ रखा है और उसके निवासियों को मछली बना दिया है। हर रोज आधी रात को सारी मछलियां पानी से सिर निकाल निकाल कर हम दोनों को कोसा करती हैं, इसी कारण मैं निरोग नहीं हो पाता। तुम पहले शहर और उसके निवासियों को पहले जैसा बना दो, फिर मुझसे बात करो। यह करने के बाद तुम अपनी बाह का सहारा देकर मुझे उठाना। रानी इस बात पर भी तुरंत राजी हो गई। वह तालाब के किनारे गई और थोड़ा सा अभिमंत्रित जल उस तालाब पर छिड़क दिया। इससे वे सारी मछलियां नर नारी बन गई और तालाब की जगह सड़कों, मकानों और दुकानों से भरा नगर बन गया। सब कुछ पहले जैसा बनाकर वह जादूगरनी फिर शोकागार में गई और हंसी खुशी से चहकते हुए कहने लगी कि प्यारे, तुम्हारी इच्छानुसार मैंने सब कुछ पहले जैसा ही कर दिया है ताकि तुम पूर्णतः स्वस्थ और निरोग हो जाओ। अब तुम उठो और मेरे हाथ में हाथ देकर चलो। आगंतुक शासक ने प्रेमी के स्वर में कहा कि मेरे पास आओ। वह पास गई। आगंतुक शासक बोला और पास आओ। वह उसके बिल्कुल पास आ गई और उस पर इतने जोर से तलवार चलाई कि उसके 2 टुकड़े हो गए। आगंतुक शासक ने उसकी लाश भी उसी कुएं में डाल दी जिसमें प्रेमी की लाश फेंकी थी। फिर बाहर निकलकर काले द्वीपों के जवान नरेश को खोजने लगा। वह भी पास के एक भवन में छुपा हुआ उसकी प्रतीक्षा कर रहा था। आगंतुक शासक ने उससे कहा, अब किसी का डर न करो, मैंने रानी को ठिकाने लगा दिया है। काले द्वीपों के जवान नरेश ने सविनय उसका आभार प्रकट किया और पूछा, अब आपका इरादा क्या अपने नगर को जाने का है? उसने जवाब दिया कि नगर ही जाऊंगा, लेकिन तुम अभी हमारे साथ चलो, हमारे महल में कुछ दिन भोजन और आराम करो, फिर अपने काले द्वीपों को चले आना। जवान नरेश ने कहा, क्या आप अपने नगर को यहाँ से निकट समझे हुए हैं? उसने कहा, इसमें क्या संदेह है, मैं तो 4-5 घड़ी के अंदर ही तुम्हारे महल में आ गया था। काले द्वीपों के जवान नरेश ने कहा, आपका देश यहाँ से पूरे 1 वर्ष की राह पर है। उस जादूगरनी ने अपने मंत्र बल से मेरे देश को आपके देश के निकट पहुँचा दिया था। अब मेरा देश फिर अपनी जगह पर वापस आ गया है। आगंतुक शासक को कुछ चिंता हुई। काले द्वीपों के नरेश ने कहा, यह दूरी और निकटता कुछ बात नहीं है, मैं आपके उपकार से जीवन भर उन नहीं हो सकता। आगंतुक शासक अब भी चकराया हुआ था कि अपने देश से इतनी दूर कैसे पहुंच गया। काले द्वीपों के नरेश ने कहा कि आपको इतना आश्चर्य क्यों हो रहा है, आप तो उस स्त्री की जादू की शक्ति स्वयं ही देख चुके हैं। आगंतुक शासक ने कहा कि खैर, अगर दोनों देशों में इतनी दूरी है तो तुम मेरे देश न जाना चाहो तो न चलो, लेकिन मेरे कोई पुत्र नहीं है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हें अपने देश का युवराज भी बना दूं ताकि मेरे मरणोपरांत मेरे राज को भी तुम संभालो। काले द्वीपों के नरेश ने यह स्वीकार कर लिया और 3 सप्ताह की तैयारी के बाद सेना और कोष का प्रबंध करके आगंतुक शासक के साथ उसकी राजधानी के लिए उसके साथ रवाना हुआ। नगर में पहुंचने पर शासक का नगर निवासियों ने हार्दिक स्वागत किया।
शासक ने पूरा हाल कहकर काले द्वीपों के जवान नरेश को अपना युवराज बनाने की घोषणा की और 2 दिन बाद उसे समारोह पूर्वक युवराज बना दिया और सामंतों दरबारियों ने युवराज को भेंट दी। कुछ दिन बाद शासक और युवराज ने मछुआरे को बुलाकर उसे अपार धन दिया क्योंकि उसी के कारण युवराज का कष्ट कटा था। प्रेमलता ने कहा, दीदी, ये कथा तो पहले वाली कथा से भी ज्यादा रोचक है। और कोई कथा हो तो सुनाओ। अभी तो सुबह होने में एक पहर और है। महाराज हर्षवर्धन सिंह ने कहा, अगर इससे भी अच्छी कथा है तो हम अवश्य सुनना चाहेंगे। अगर आप भी कथा सुनना चाहते हैं तो जुड़े रहिए जोड़ी की पौड़ी चैनल से। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।